नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सोशल मीडिया में व्यक्त की आजादी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आईटी एक्ट की धारा 66A, नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनेंगी समितियां, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। राज्य के सूखा पीड़ित इलाकों को केंद्र देगा 2000 करोड़ की मदद। स्पेन से जर्मनी जा रहा विमान फ्रांस में हादसे का शिकार, एयरबस A320 में सवार सभी 150 लोगों की मौत की आशंका। फिल्म कोड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्वीन बेस्ट हिंदी फिल्म, कंगना रनावत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, हैदर ने जीते 5 पुरस्कार। पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया है। यह धारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट के लिए गिरफ्तारी का अधिकार देती थी और आरोपी को 3 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान था। इसके बावजूद किसी भी नागरिक को गलत टिप्पणी की आजादी नहीं होगी। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत पुलिस मामला चला सकती है। वेबसाइट्स पर तीखी टिप्पणियां करने वालों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना तकनीक कानून की धारा 66A को अवैध करार दिया। कोर्ट के मुताबिक यह धारा सीधे तौर पर संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी को कम करती है। केंद्र सरकार ने इस धारा को बनाए रखने की वकालत की थी। उसने कहा था कि इस धारा का इस्तेमाल गंभीर मामलों में ही किया जाएगा और उपयोग के लिए नियम बनाए जाएंगे। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। ये सच्चाई है कि देश में टेररिज्म, देश में कम्युनल वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है। उसके बारे में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को अगर लगता है कि आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा कुछ सोचने की जरूरत है, तो दिस गवर्नमेंट विल कंसिडर ओनली विद एडिक्वेट सेफगार्ड्स, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ फीडबैक वी गेट। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69A और 79 को वैध करार दिया, लेकिन कुछ पाबंदियां लगा दी। धारा 69A में किसी पोस्ट को ब्लॉक किया जा सकता है। There are other provisions in the IT Act, in the IPC, that if there is something gross, I mean, if it's hate speech or something, obviously you will be dealt with under those provisions. But there is no blanket provision that will curtail your freedom of speech and expression. अधिकतर राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। कुछ दल इस पर चर्चा भी चाहते हैं। 66A बेलेबल ऑफेंस होता था, लेकिन जो अधिकारी हैं, इंडियन पेनल कोड की जो धाराएं हैं, उनको 66A से जोड़ के उस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर लेते थे। तो होगा क्या अब कि 66A तो चले गया और उसका आप स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं जाएगी। लेकिन वही एनफोर्समेंट एजेंसीज अब पीनल कोड के द्वारा, उनकी धाराओं के द्वारा उनको हिरासत में लेंगे। सोशल मीडिया चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे पहलू भी है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत हो रहा है हमारे देश में। उसके रोकने के लिए कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ में कानून का एक सेक्शन तो चाहिए। साल 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन कर धारा 66A जोड़ी गई थी। इस धारा के खिलाफ पहली अर्जी 2012 में श्रेया सिंघल ने दायर की थी। उस साल मुंबई के पास पालघर में 2 लड़कियों को आपत्तिजनक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। 16 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। संविधान के तहत दी गई अभिव्यक्ति की आजादी लोकशाही में मानव के लिए सबसे बड़ी आजादियों में से एक है। यही बात आज के इस फैसले के बाद साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये बात दोहरा दी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ जो भी कानून बनाया जाएगा, उसको इसी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने धारा 66A में खामी को स्वीकार किया है। आईटी एक्ट में यह धारा 2008 में जोड़ी गई थी और उस वक्त यूपीए की सरकार थी। चिदंबरम ने कहा कि 66A में खामियों के चलते इसका दुरुपयोग हुआ है। चिदंबरम ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग होने पर सामान्य कानूनों से इससे निपटा जा सकता है। और इस
कानून के बनने के बाद कई बड़े नेताओं पर जो टिप्पणियां की गई थी सोशल साइट्स पर, उसके जरिए कई बड़े मामले जिनमें गिरफ्तारियां हुई थी, और ऐसे ही एक मामले में महाराष्ट्र की 2 लड़कियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया और आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक गैर कानूनी मानते हुए इसे रद्द कर दिया है। और इस कानून के बनने के बाद कई बार इस तरह के सवाल खड़े हुए थे कि क्या इसे रद्द कर देना चाहिए, लेकिन एक बड़ा वर्ग, मैं कहूं कि जो सरकार के अंदर था, वो कहता था कि आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा या फिर उकसाने या भड़काने की कोशिशों के चलते इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि बाद में तमाम आलोचनाएं जब हुई तो सरकार ने इसमें एक प्रोविजन किया कि पुलिस एक सीनियर ऑफिसर्स की जो है इजाजत के बाद ही ऐसे मामलों पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसे गिरफ्तार कर सकती है तुरंत। और कोर्ट के आज के इस आदेश पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ विकास सिंह है, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। विकास, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 66A को लेकर तमाम आलोचनाएं हुई, लंबी बहस होती रही, आखिरकार कोर्ट ने उसे अब रद्द कर दिया है। आपकी नजर में रद्द होने के बाद इसके किस तरह के फायदे या फिर किस तरह के नुकसान या खतरे की आशंका? देखिए, रद्द होने के बाद जो बच्चे और जो आजकल कितने लोग इसमें अक्यूज हुए थे, अभी यूपी में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, तो इस तरह के जो केसेस एक फेसबुक में या एक कोई ऐसे माध्यम पे जो कोई अगर एक लाइक भी करता है कोई एक कमेंट को, उसको आप एक ऑफेंस बना करके और उसको आप हिरासत में ले लीजिए और 3 साल तक की उसको सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस देश में जहां डिफेमेशन एक अलग से एक ऑफेंस है और जहां डिफेमेशन का आप कंप्लेंट केस डाल करके किसी पर एक केस चला सकते हैं, तो इस तरह के कानून को लाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि हमारे कानून में, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने का जो राइट है आर्टिकल 19(2) में, उसका एक बड़ा लिमिटेड दायरा है। और उस लिमिटेड दायरे में 66A आप किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 66A एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है, जो सेक्शन जो बनाया इन्होंने, आजकल पार्लियामेंट में भी कैसे कानून बनते हैं, जो ड्राफ्ट जो करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जो 66A ड्राफ्ट हुआ वो इतना वेग तरीके से ड्राफ्टेड है, एक कानून समझने वाले आदमी को किस तरह के ऑफेंसेस इसमें बन सकेंगे ये समझना भी बड़ा मुश्किल है जी, कि किस तरह के कमेंट्स को या किस तरह के ओपिनियन को हम एक ऑफेंस माने और उस ऑफेंस में सजा चलाई जाए। ये इटसेल्फ बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। बहुत ही उन्होंने कानून बनाने के समय इस बात की वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोटिस भी किया है कि इतना वेग तरीके से एक सेक्शन बनाया है कि किसी को अच्छा ना लगे कोई चीज, किसी को बुरा लगे, इस तरह की चीजों को एक ऑफेंस बना देना और वो भी 3 साल की सजा दे देना, ये कोई औचित्य नहीं था। इन्होंने अंग्रेजी कानून को सीधे उठा करके अपने कानून में बनाने की कोशिश की है, बिना समझे हुए। उनकी परिस्थिति डिफरेंट होती है, उनका समाज डिफरेंट है, उनके लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। जी विकास, हमारे इस कंट्री में जहां लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग हैं आज के आदेश के बाद इस तरह से ये भी कह रहे हैं विकास कि इस कानून में खामी जरूर थी, लेकिन एक सेफगार्ड के तौर पर सही भी था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी वहां तक है जहां पर किसी दूसरे को परेशानी ना हो, या फिर आप किसी के दूसरे के हितों को या उसकी साख को आप खराब ना कर रहे हो। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो एक वर्ग है जो इसकी सपोर्ट में खड़ा है, उसकी जो दलीलें हैं उनमें दम तो है? देखिए, जो दम का जहां तक सवाल है, तो अगर इनको एक कानून, इस तरह का कानून बनाना भी होगा तो इनको एक सोच समझ के एक अच्छा क्लियर कट कानून बनाए, जहां पर कि जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उसको अगर ऑफेंस बनाना चाहते हैं तो बड़ा क्लियरली डिफाइन करें। हमारे इस कंट्री में क्या है, एक तो पुलिस इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज हमारे यहाँ हैं, जिनके यहाँ केस रजिस्टर होते हैं, उनके पास इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बहुत बारीकी से एक डिफरेंस समझ पाए
कि ये कानून, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट इस कानून में उल्लंघन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसलिए जो इस तरह के, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। देखिए, प्रेस फ्रीडम या इंडिविजुअल का राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये बड़ा ही वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट है हर नागरिक के लिए इस देश के। तो उस राइट को अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, उस राइट के पर आप अंकुश लगाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस राइट के एक्सरसाइज में आप जो एक नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अगला समझेगा, उसको दूसरा कोई समझे कि नहीं साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक कानूनी जुल्म है जी। तो वो जो फाइन लाइन उस दोनों के बीच में है, उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन करके अगर वो बनाए तो शायद वो कानून सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर सकता है जी। लेकिन जो इन्होंने जिस तरह से कानून बनाया और जिस तरह से उसमें प्रोविजन रखा कि कोई भी एक कमेंट को, कोई भी एक फेसबुक पे एक पोस्ट को, ट्विटर पे एक पोस्ट को, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एक पर्टिकुलर लाइक भी आप डालें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, उसको आधार बना के आप सीधे गिरफ्तार कर लें, उसको आप ऑफेंस बना करके किसी को हिरासत। ये विकास, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हिरासत में ले लें अब इस धारा के ना होने के बाद, विकास में समझना चाहूंगा दर्शकों के लिहाज से कि किस तरह के आईपीसी में अब कानून हैं जिनका सहारा लेते हुए अगर किसी के खिलाफ, मैं कहूं कि फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर सोशल साइट्स के जरिए किसी के खिलाफ कुछ गलत बातें कही जा रही हों, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा हो, दंगा भड़काने या फिर मैं कहूं कि किसी को उकसाने की कार्रवाई की जा रही हो, आईपीसी के तहत क्या भी कुछ ऐसे धाराएं हैं जिनके तहत पुलिस के पास अधिकार है और कार्रवाई भी कर सकती है? देखिए, आईपीसी के तहत जो यही इस कानून में ये भी एक कमी थी। आईपीसी के तहत जो इन्होंने ऑफेंस यहां बनाया था, आईपीसी में ये ऑफेंस है ही नहीं। नंबर 1, जो नियरेस्ट ऑफेंस आईपीसी में जो माना जा सकता है, जहां पर कि एक्शन लिया जा सकता है, वो भी पुलिस के हाथ में डायरेक्ट राइट नहीं है, वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इसलिए आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तो इस समन्स इशू करेगा इन अ मैटर ऑफ डिफेमेशन। तो इसलिए यहां पर जो है वो एक बड़ा अच्छा चेक है कि डायरेक्ट पुलिस के हाथ में पावर नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और ये पुलिस के जहां तक रजिस्टर करने का सवाल है, आईपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं जिसमें कि इस तरह की ऑफेंस को डायरेक्टली रजिस्टर किया जाए पुलिस के द्वारा। जी विकास सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तकनीकी पहलुओं को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका। तो यह थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आईटी की धारा 66A खत्म, सोशल मीडिया पर आजादी बरकरार। देखिए देश देशांतर, धारा 66A रद्द, आज रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। The swine flu incidents which recently were on the rise, and there was a perception that the government was looking like a case of too little but too late. The government of India was neither too little nor too late. It was something which was created among the masses, a panic type of situation. The confidence of the BJP comes at this point of time because you know that probably national conference would come together with you if a situation like this arises. See, this is all what I say. You don't want to comment on No, it. not comment. ये सोचने वाली बात है. This is all speculation. Watch Health Minister JP Nadda on To The Point only on Rajya Sabha television. महाराष्ट्र सरकार राज्य में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर गांव में 10 से 12 सदस्यीय टीम बनाएगी। विधानसभा में राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने इस बात की घोषणा की है। इस बीच केंद्र सरकार ने सूबे के किसानों की मदद के लिए 2000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। राज्य में 2014 और 2015 के दौरान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे से पीड़ित किसानों की मदद की जाएगी। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रसायन और उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में महाराष्ट्र का दौरा कर फसलों के नुकसान का जायजा लिया था।
14-15 में जो सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में, उसको लेकर बैठक थी और 2000 करोड़ रुपयों की राशि एजेंसी ने स्वीकृत की है। ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली घटना है। इसके पहले भी सूखा पड़ा था तो उसमें मात्र 500 करोड़ रुपया मिला था 14-15 में, लेकिन 13-14 में। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र में सरकार ने आज 9,500 करोड़ रुपए की लेखानुदान मांगों को सदन में रखा। आम आदमी पार्टी सरकार पूर्ण बजट जून में पेश करेगी। कामकाज चलाने के लिए इस बजट की मंजूरी सदन से मांगी गई है। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। सरकार का तर्क है कि इस बार का बजट आम आदमी और स्थानीय आरडब्ल्यूए से सुझाव लेकर तैयार किया जाएगा। लेखानुदान में सरकार ने अगले 3 महीने बिजली और पानी की सब्सिडी के लिए 395 करोड़ का प्रावधान किया है। एक वोटर अकाउंट पेश किया है अभी अगले 3 महीने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है और हमारा कमिटमेंट है इस चीज के लिए कि हम इस घाटे को भी पूरा करेंगे, दिल्ली के साथियों के साथ मिलकर, दिल्ली वालों के साथ में मिलकर। और जितने हमारे प्रॉमिसेस हैं, जितने दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से हमने योजनाएं बनाई हैं, उन सबको भी अमल में लाएंगे। बिजली और पानी पे हम अपनी बात कर ही चुके हैं, बाकी चीजों पे भी करेंगे। ये बजट स्पीच एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, पॉलिटिकल स्पीच ज्यादा थी और फैक्चुअल और रियलिस्टिक कम थी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के मामले में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग चेची की अध्यक्षता में दिल्ली में 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने जनसंख्या और राजनीतिक पहलुओं के आधार पर सीमा मसला हल करने पर अपनी सहमति जताई है। भारत और चीन ने रेलवे, स्मार्ट सिटी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग का भी फैसला किया। चीनी प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्हें संदेश दिया। मई में प्रधानमंत्री चीन का दौरा कर सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आज 54 भारतीय मछुआरों की रिहाई के आदेश दिए। तमिलनाडु के इन मछुआरों को पिछले सप्ताह श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। श्रीलंका का यह फैसला चेन्नई में आज से दोनों देशों के मछुआरों संगठनों के बीच वार्ता से तुरंत पहले आया। बीती रात तमिलनाडु सरकार ने मछुआरों की रिहाई न होने पर वार्ता रद्द करने की धमकी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भी श्रीलंका ने 86 मछुआरों को रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला आज सुरक्षित रख लिया। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इन याचिकाओं को अपरिपक्व बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। याचिका में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को असंवैधानिक करार देने की भी मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मौजूदा बिल संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल भी देता है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों के लिए मौजूदा कोलिजन व्यवस्था की जगह नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संसद से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी एक्ट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। महिला जज के यौन उत्पीड़न के आरोपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज S.K. गंगेले पर राज्यसभा में महाभियोग चल सकता है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज 58 सांसदों की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत इस महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया है। सभापति इस मामले में अब न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सकते हैं, जो महाभियोग चलाने के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। न्यायाधीश गंगेले पर ग्वालियर की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय की एक महिला न्यायाधीश का यौन शोषण का आरोप है। नियमों के मुताबिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का होना जरूरी है। इससे पहले 2 जजों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर नाराजगी जताई है। भोपाल में विधानसभा परिसर में वो आज मीडिया से बात करने वाले थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बौखलाहट में उन्हें बाहरी व्यक्ति बता रही है। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाला मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ काफी सबूत हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम मामले पर वो लड़ाई जारी रखेंगे। मैं नहीं समझता था कि घबराहट ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगी।
विधानसभा परिसर में आज से नहीं, जब से विधानसभा मध्य प्रदेश में लगना प्रारंभ हुई है, तब से लेकर आज तक विधानसभा परिसर में किसी को प्रेस से, मीडिया से बात करने से नहीं रोका गया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान में सवार सभी 148 लोगों के मरने की आशंका है। ये विमान जर्मन विंग्स कंपनी का था, जो लुफ्थांसा की सस्ती विमानन कंपनी है। स्पेन के बार्सिलोना से एयरबस A320 विमान ने मंगलवार को उड़ान भरी थी। क्रू के 6 सदस्यों समेत कुल 148 लोगों को लेकर ये विमान जर्मनी के डुसलडोर्फ जा रहा था। दक्षिण फ्रांस से गुजरते वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने हादसे की पुष्टि की। Et bien sûr avec le roi d'Espagne qui nous rend visite aujourd'hui. C'est une tragédie, une nouvelle tragédie aérienne. Nous aurons aussi à connaître toutes les causes de ce qui s'est produit. फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि विमान का मलबा मिल गया है। विमान ने भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 3:15 बजे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका जताई गई। इसके कुछ ही देर बाद विमान रडार से गायब हो गया। 28 दिसंबर को इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहा एयर एशिया का विमान समुद्र के ऊपर हादसे का शिकार हो गया। इसमें 162 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल ही कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा विमान MH370 गायब हो गया था। विमान में 239 लोग सवार थे और आज तक इसका मलबा नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म कोड को मिला है। वहीं कन्नड़ फिल्म नानू अवनला अवालू के लिए विजय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिल्म क्वीन को सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाली कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुजित मुखर्जी को बंगाली फिल्म चतुष्कोणे के लिए मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड प्रियंका चोपड़ा की अभिनय वाली मैरी कॉम को मिला। हैदर फिल्म के खाते में भी कई अवार्ड आए हैं। वहीं गायक सुखविंदर सिंह को बिस्मिल गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर चुना गया। और अब भारत के मंगलयान से जुड़ी एक अच्छी खबर। मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान ने आज 6 महीने पूरे कर लिए और आज ही इसरो ने मंगलयान के कलर कैमरे से भेजी गई 4 नई तस्वीरें भी जारी की हैं। इसरो ने पर्याप्त ईंधन के मद्देनजर मिशन की अवधि भी 6 महीने और बढ़ा दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया भर में परचम लहराने वाले भारत के मंगल मिशन मंगलयान के लाल ग्रह पर 6 महीने पूरे हो गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलयान में अभी काफी ईंधन बचा है और ये लंबे अरसे तक अपनी सेवाएं दे सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ भेजे गए सभी 5 उपकरण यानी पेलोड भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। 1 दिसंबर को यह धरती की कक्षा से बाहर निकला। 4 दिसंबर को मंगलयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो गया। पिछले साल 22 सितंबर को यह लाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचा। इसी दिन मंगलयान के मुख्य तरल इंजन का परीक्षण हुआ। 300 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद इसने 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। इसरो ने मंगलवार को मंगलयान के कलर कैमरे से भेजी गई 4 नई तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की हैं। गौरतलब है कि मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने के दूसरे दिन यानी 25 सितंबर को मंगलयान ने लाल ग्रह की पहली तस्वीरें भेजी थीं। कुल 450 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को दुनिया भर में काफी सराहना मिली। पहले ही प्रयास में लाल ग्रह पर मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को साल 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल कर इसे द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट का नाम भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां पर न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। ऑकलैंड में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कीवीज ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। 73 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ग्रांट एलियट मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा सेमीफाइनल 26 मार्च को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट का रोमांच
विश्व विजेता की खिताबी जंग। महाकुंभ के महासंग्राम में पहुंचा न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में रहस्य, रोमांच, एक्शन और ड्रामा सब कुछ था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बारिश की वजह से बाधित हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 43 ओवर में 5 विकेट पर 281 रन बनाए। डुप्लेसिस ने 82 और कप्तान डिविलियर्स ने 65 रन की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एंडरसन ने 3 विकेट लिए। डकवर्थ लुइस नियम की वजह से न्यूजीलैंड को 43 ओवर में 298 रनों का टारगेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम शुरुआत से ही आक्रामक खेली, लेकिन उसके विकेट भी गिरते रहे। उछलने बल्लेबाजों की मदद से रोमांचक आखिरी ओवर में एक गेंद बाकी रहते टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बना लिए। कीवीज की जीत के हीरो रहे ग्रांट एलियट ने 84 रन की तूफानी नाबाद पारी खेली, जबकि मॉर्केल ने 3 विकेट झटके। न्यूजीलैंड पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 मार्च को सिडनी में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसके विजेता के साथ न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। इस विश्व कप में लगातार 7 मैचों में जीत हासिल करने वाली धोनी ब्रिगेड के हौसले खासे बुलंद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने घरेलू मैदान पर जीत की पूरी कोशिश करेगी। जाहिर है दूसरे सेमीफाइनल में भी एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एशियाई विकास बैंक ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.8% रहेगी। उसने 2016-17 में विकास दर 8% से अधिक रहने का अनुमान जताया है। बैंक के मुताबिक अगले कुछ साल तक चीन के मुकाबले भारत तेजी से विकास करेगा। नौसेना को आज से 3 ISV जहाजों की सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। ISV जहाज तुरंत सेवा उपलब्ध कराते हैं। इनसे तटीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ये जहाज अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं और रात में भी गश्त करने में सक्षम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया बलात्कार कांड के आरोपियों के वकीलों से जवाब मांगा है। महिला वकीलों के संगठन ने इन वकीलों पर कार्रवाई की मांग की है। वकीलों पर आरोप है कि इन्होंने BBC की डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। IRCTC की वेबसाइट से अब आप प्रीपेड रुपए कार्ड से भी रेल टिकट खरीद सकेंगे। अब तक डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही भुगतान संभव था। IRCTC ने रुपए कार्ड से पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी है। रुपए प्रीपेड कार्ड होगा, इसे किसी भी बैंक से रिचार्ज कराया जा सकता है।